हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की क्लास 8 की हमारे इतिहास और नागरिक जीवन वाली जो बुक है हिस्ट्री की और नागरिक जीवन की, उसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 7 और जो कि होने वाला है भारत में नवजागरण। तो ये इससे पहले देखे थे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने बहुत सारी अंग्रेज़ों ने चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश की, क्योंकि अब वो शासन चला रहे थे तो उनको सारी व्यवस्था क्या है अपने अनुसार ही देखनी थी। तो इसी अनुसार उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया, चाहे वो न्यायिक हो चाहे वो पुलिस हो, सारी व्यवस्था स्थानीय व्यवस्था सारी की सारी को व्यवस्थित करने में लगे हुए थे। इसी बीच क्या है, भारत में नवजागरण शुरू हो जाता है, यानी यहाँ के जो लोग हैं बुद्धिजीवी वर्ग जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर ली, तो उनको लगने लग गया कि हाँ यहाँ पर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उसको हमें क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो उसी का ये टॉपिक है, भारत में नवजागरण कहलाता है धार्मिक और सामाजिक सुधार। तो अंग्रेजों ने डायरेक्ट धार्मिक सुधार नहीं किए और ना ही सामाजिक सुधार में डायरेक्ट हस्तक्षेप किया। उन्होंने क्या किया, यहीं के भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी, उनको पढ़ाया लिखाया और फिर वही लोग क्या है अपने समाज में शिक्षा और सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन लाने के लिए क्या हो गए, उठ खड़े हुए। तो अंग्रेजी राज्य का जो प्रभाव भारतीय समाज पर हुआ वह पूर्व के सभी विदेशी आक्रमणों के प्रभाव से भिन्न था। इस समय भारत का एक ऐसे आक्रमणकारी से सामना हुआ जो न केवल रंग में श्वेत था, अपितु जो अपने आप को सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से अधिकतम उत्तम समझता था। अब यहाँ पर 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चल रही थी। नवीन चिंतन, तर्कवाद, अन्वेषण की भावना, विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने यूरोप के राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया। अब यूरोप जो है, यूरोप सभ्यता का अग्रगण्य महाद्वीप बन गया। इसके विपरीत भारत को एक गतिहीन, निष्प्राण, गरीब तथा गिरते हुए समाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। कुछ अधिक परिपक्व व्यक्ति इसमें जिसमें कि राजा राम मोहन राय सबसे पहले खड़े होते हैं और सर सैयद अहमद खां। वे पश्चिमी शिक्षा तथा विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उनका विचार था कि भारत व समाज में सुधार होना ही चाहिए, हमें पूर्व तथा पश्चिम के उत्तम विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरा एक वर्ग और भी था जो पाश्चात्य शिक्षा की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। वह भारत की प्राचीन परंपरा से आधुनिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में प्रेरणा लेना चाहता था। इनकी मान्यता थी कि यूरोप को भारतीय अध्यात्मवाद से बहुत कुछ सीखना है। इसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, देवबंद आंदोलन ये सारे के सारे प्रमुख थे। मतलब उनको लगता था नहीं, हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, जो रीति रिवाज है, वो सारे के सारे क्या है, सही है, इसमें कोई भी क्या है बुराई नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या है, पाश्चात्य संस्कृति को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। आगे देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से प्रभावित होकर भारतीयों ने अपने अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया। धर्म को तर्क से नापा जाने लगा और धर्म में जो विसंगतियां थीं उन्हें छोड़ा जाने लगा। सामाजिक कुरीतियों के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव आया। अंधविश्वास, कर्मकांड आदि को तर्क के तराजू पर तौलकर धर्म में सुधार किया गया। धार्मिक सुधार आंदोलन, इन सभी के फलस्वरूप भारतीय समाज में कुछ धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इस आंदोलन ने भारतीय समाज का न केवल रूप ही बदल दिया, अपितु भारत के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी, इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में उनका बहुत निकट का संबंध था, जैसे सती, विधवाओं का पुनर्विवाह पर विरोध और देवदासी प्रथा जैसी धार्मिक मान्यता समाप्त हुए बिना उनका सामाजिक कल्याण संभव नहीं हुआ। आइए कुछ समाज सुधारकों के योगदान को जानते हैं।
सबसे पहले राजा राम मोहन राय का ही नाम आएगा क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। तो ये पहले नंबर पे आते हैं, महिलाओं के लिए नए कानून बनाते हैं। और 1774 और 1883 के बीच में वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए। बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, जाति व्यवस्था, बलि प्रथा का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे। मूर्ति पूजा का व्यर्थ एवं कर्म कांडों में उनका विश्वास नहीं था। कष्टप्रद जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। वेद तथा उपनिषदों का स्थानीय बोलियों में अनुवाद किया गया। अंग्रेजी विद्यालयों, हिंदू कॉलेज, राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने ऐसा कोई भी पक्ष नहीं था जो कि समाज को बदलना नहीं चाहते थे, तो वो थे राजा राम मोहन राय। बाकी इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। आगे देखते हैं, पंडित तर्कालंकार और राजा राम मोहन राय के बीच सती प्रथा को लेकर बहस होती है। तर्कालंकार सती प्रथा के पक्ष में थे, जबकि राम मोहन राय जी सती प्रथा को खत्म करने के पक्ष में थे। तर्कालंकार का कहना था कि ऋषि अंगिरा ने कहा कि जो स्त्री स्वर्ग की कामना करती है उसे पति की चिता में जलकर मर जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऋषि अंगिरा का यहाँ पर सहारा लेके वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्त्री ये सोचती है कि मेरा पति खत्म हो गया, मुझे भी मर जाना चाहिए, तो उसको भी स्वर्ग के लिए क्या है, उसी पति की चिता के साथ जला देना चाहिए। राम मोहन राय पर मनु और याज्ञवल्क्य ने कहा कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सरल व सादा जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने विधवा स्त्री को सती होने के लिए नहीं कहा। तो यहाँ पर दो तर्क हैं। तर्कालंकार कहते हैं कि ऋषि अंगिरा कहते हैं कि नहीं, पति की मृत्यु के बाद जो है पत्नी का क्या होगा इस दुनिया में, क्योंकि वो तो लाचार है, ये सारी चीज़ें, तो उसको भी वो स्वर्ग की अगर कामना करे तो उसको उसके साथ जल जाना चाहिए। वहीं कहते हैं राजा राम मोहन राय जी कहते हैं कि पर मनु और याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अगर पति की मृत्यु जीवन हो जाती है तो हमें क्या है, मनु और याज्ञवल्क्य के अनुसार जैसा वो बताते हैं, तो स्त्री को सादा और सिंपल रहना चाहिए और विधवा स्त्री को सती होने के लिए उन्होंने नहीं कहा। अब पंडित तर्कालंकार, यह बात तो किसी शास्त्र में नहीं लिखी, पर हमारे देश में ऐसा करना एक पुरानी परंपरा है। तो पंडित तर्कालंकार कहते हैं कि ऐसा तो हमारी किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं है और ये हमारी परंपरा वर्षों से चली आ रही है, इसलिए हम इसको चलाते हैं, इसलिए सती होना ही चाहिए। इस पर राम मोहन राय जी कहते हैं, सती हमारे देश में हर समय हर जगह ही होती आई है, फिर भी यह सोचिए कि चोरी व हत्या भी तो पुराने समय से हो रहा है, क्या आप उन्हें भी सही मानेंगे? पुरानी होने के बावजूद हम चोरी व हत्या जैसे अपराधों का विरोध करते हैं, वैसे ही सती प्रथा और स्त्री हत्यारा एक अमानवीय अपराध है, अतः इसे बंद कर देना चाहिए। तो फाइनली जो है राजा राम मोहन राय की बात सुनी जाती है, रखी जाती है और फिर क्या, सती प्रथा का एक कानून बना दिया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर अभी जो प्रमुख सुधारक हुए हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर है कि राजा राम मोहन राय की कोशिश मतलब प्रयास से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यहाँ पर 1829 में क्या कर दिया, सती प्रथा रोकने का कानून पारित कर दिया। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का देख लेते हैं। तो 1820 से लेकर 1891 ये एक महान सुधारक थे, लेखक एवं शिक्षक थे। ये समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए निरंतर कार्य करते रहते थे। तो उन्होंने भारत में बहुपत्नी एवं बाल विवाह का जोरदार विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिससे विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। दयानंद सरस्वती जी देख लेते हैं। 1824 से लेके 1883 ईस्वी में, तो ये जो है सन्यासी थे, आर्यों की वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर देते थे और 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं। उन्होंने वेदों का ज्ञान
का खजाना बताया तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। वे एक ईश्वर के पक्षधर थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय खोले गए। गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़कों और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांडी खोला गया। आगे देखते हैं अगला सुधारक कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। तो इन्होंने जो है मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गुरु गोविंद रानाडे को जाता है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने ही की थी, लेकिन इसको बढ़ाया किसने था? महादेव गोविंद रानाडे ने। प्रार्थना समाज के माध्यम से उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा एवं जाति पाति का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा को प्रोत्साहित किया। अब आते हैं रामकृष्ण परमहंस का योगदान महत्वपूर्ण है। ये ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे तथा पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्कृति को उत्तम बताते थे। मतलब यहाँ पर संस्कृति है, तो यहाँ पर क्या है? रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो अपनी ही भारतीय संस्कृति को सर्वोच्च मानते थे। तो बिल्कुल सर्वोच्च थी, बस वहाँ पर थोड़ी कुरीतियाँ थी जिनको समाप्त करके हम अपनी जो संस्कृति है उसको कंटिन्यू कर सकते थे। आगे है स्वामी विवेकानंद जो हैं 1862 से लेकर 1902 तक रामकृष्ण परमहंस के मित्र थे। उन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और सन 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वह भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे। वे गर्व से कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास और अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। उन्होंने ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल दिया। उन्होंने वैज्ञानिक सोच को भी महत्व दिया। मतलब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, मतलब अपनी भारतीय जो शिक्षा है वो भी प्राप्त की है, विदेशों की शिक्षा भी प्राप्त की। तो उनको कहीं ना कहीं दोनों की शिक्षा प्राप्त करने से ये कंक्लूजन उनका निकलता है कि नहीं, हमारी संस्कृति खराब नहीं है और जो पाश्चात्य संस्कृति है उनसे क्या हमें सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है हमें पूरा ही पाश्चात्य संस्कृति की तरफ चले जाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा बिल्कुल ही नहीं किया, अपनी जो संस्कृति है उसको बनाए रखा, साथ ही जो पाश्चात्य में अच्छी चीज़ें थी उसको सीखने के लिए प्रोत्साहन किया और खुद सीखा भी। आगे अब देखते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन। सर सैयद अहमद खां होते हैं। ये साइंटिफिक सोसाइटी यानी विज्ञान समिति की स्थापना करते हैं। ये पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर में थे। मतलब ये टोटली ये चाहते थे कि जैसे पश्चिम में है वही सारी व्यवस्था यहाँ पर हो जाए। उन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और पश्चिमी विज्ञान पढ़ने और आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, आसान तलाक व्यवस्था के विरुद्ध थे। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला। यही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। पारसी सुधार आंदोलन की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने पारसियों से में सामाजिक बुराइयां तथा धार्मिक अंधविश्वासों को दूर किया। उन्होंने पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का भी प्रयास किया। दलित जातियों के सुधार आंदोलन ज्योतिबा फूले जो हैं इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंद चंद फूले था। फूले इसलिए पड़ा क्योंकि इस पर क्या सभी लोग फूल चढ़ाया करते थे, देते थे, और ये इसी कारण इनका क्या है फूले नाम पड़ गया। उन्होंने सितंबर 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज का गठन किया। ज्योतिबा फूले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्या से संबंध नाटक तथा पुस्तकें लिखी। उन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था और विद्यालय भी खोले। अब सावित्रीबाई फूले जो हैं, सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। उन्होंने अपने जीवन का एक मिशन की तरह से जिया। उनका उद्देश्य था विधवा विवाह करना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। उन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ उनका सामाजिक कार्यों से भी सक्रिय योगदान था। आगे देखते हैं महिलाओं का योगदान। एनी बेसेंट देखते हैं, तो इसमें एनी बेसेंट जो है भारत की नहीं थी और वो एक आयरिश महिला थी और
1882 में चेन्नई मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करती हैं। और एनी बेसेंट की धार्मिक वैदिक धर्म में रुचि थी। उन्होंने हिंदू धर्म को विश्व के अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बताया। एनी बेसेंट ने श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया। वह बाल विवाह, बहु विवाह तथा जाति प्रथा की विरोधी थी। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए वो जेल भी गई। अब आगे देखते हैं पंडिता रमाबाई। तो पंडिता रमाबाई सरस्वती का जन्म जो है 1858 में होता है। इनके पिता आनंद शास्त्री महाराष्ट्र में एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। उनका इतना विरोध हुआ कि उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। वहीं रमाबाई का जन्म हुआ। अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई और शास्त्र व पुराण पढ़ाए। जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी तो उनके माता पिता दोनों का देहांत हो जाता है। अनाथ रमाबाई व उनका भाई जगह जगह भटकते रहे, पर किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की से सब कतराते थे और उसे दोष देते थे जैसे वह कोई पाप कर रही हो। रमाबाई घूमती घूमती जब कलकत्ता पहुंची तो वहां उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां राम मोहन राय, विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे जो महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहां रमाबाई ने कई जगहों पर महिलाओं की हालत सुधारने पर संस्कृत में भाषण दिए। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि दी। जब पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाई, आगे चलकर रमाबाई ने ईसाई धर्म को अपना लिया। रमाबाई का जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण था, इसलिए उन्होंने अपने ही जब जीवन हमें कष्ट देता है, मतलब हमारा जो लेसन है जीवन में सीखने का, वो वही टाइम होता है, वो कष्ट वाला पीरियड ही, उसी में हम सीख पाते हैं। हम सुख में बिल्कुल भी नहीं सीख पाते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। इनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने अपनी इन्हीं कठिनाइयों से, जीवन से जो भी सीखा, आगे उन्होंने पूरा जीवन ही महिलाओं की मदद करने में ही लगा दिया। भारत में उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन का नामक आश्रम व स्कूल खोला। तो एग्ज़ाम UGC नेट पूछता है कि शारदा सदन का गठन किसने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? पंडिता रमाबाई। शारदा सदन में महिलाओं को कई हुनर व कार्य सिखाए जाते थे ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। वे कहती थी, जब हम अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं तो कहा जाता है कि हम पुरुषों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और वह पाप है। दरअसल सबसे बड़ा पाप पुरुषों के बुरे कार्यों को सहना और विरोध ना करना है। तो ये उनका एक कोटेशन है, बिल्कुल एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछ सकते हैं कि कौन कहता है कि ये जो है, जब हम अपनी स्थिति सुधार करने का प्रयास करते हैं तो हम पुरुषों के खिलाफ या बगावत कर रहे हैं और यह पाप है। दरअसल सबसे बड़ा पाप जो है पुरुषों के बुरे कार्यों को सहना और विरोध ना करना है। आगे महिलाओं की तरफ से पंडिता रमाबाई सरस्वती ने समाज से जो शिकायतें की, क्या वह तुम्हें उचित लगती हैं? तो यहाँ पर अक्सर कक्षा में लड़कियाँ बहुत धीमे बोलती हैं या चुप रहती हैं, ऐसा क्यों? रमाबाई के विचार में इसमें क्या कारण हो सकते हैं? तो यही कारण हो सकते हैं कि धीमे बोलो, बहुत ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, ये हमारी फैमिली में ही सिखाया जाता है। और फिर जब कोई लड़की स्कूल जाती है तो जो घर में सीखा है वही क्या है, स्कूल में भी वही रिपीट करती है और फिर आगे चल के वो उसी में रहना पसंद करने लग जाती है। तो ये एक कारण है। महिलाएं क्यों पिछड़ जाती हैं? क्योंकि जहाँ वो जन्म लेती हैं वहीं से पिछड़ी हुई होती हैं, या मतलब उनके पेरेंट्स ही उनको पिछाड़ देते हैं और फिर जब स्कूल में भी वो इसी तरह का उनके साथ व्यवहार होता है। तो पूरे समाज को सबसे पहले तो जहाँ लड़की का जन्म हो रहा है सबसे पहले वो चेंज होना चाहिए और फिर स्कूल का भी माहौल चेंज होना चाहिए कि लड़कियों को पर भी ध्यान दें, सिर्फ लड़कों पर ही ना सारे क्वेश्चन पूछें। ये सारी चीज़ें आगे देखते हैं। इन सभी सुधार आंदोलनों के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया।
इनसे भारतीयों में नव चेतना व एकता की भावना का भी विकास हुआ। आगे है नवजागरण। क्या है? तो नवजागरण धर्म और समाज से संबंधित जो पुरानी मान्यताएं, रीति रिवाज हैं, अगर वो कष्टदायी हैं दूसरे को, तो उसको क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। यही था, इसी अवस्था को क्या कहते हैं? नवजागरण काल। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आगे देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। ये तो 1829 में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।